तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं उपन्यास निर्मला खंड 7। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था। कभी घूमने भी नहीं जाते थे, इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदाग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतएव बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का, मंझला जियाराम 12 वर्ष और सियाराम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। वही घर की मालकिन थी। उनका नाम था रुक्मिणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई न था, अस्थायी रीति से यहीं रहती थी। तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला के प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी, उसे वह उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वह बहु ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते। मैके पर धन की परवाह न करते। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज़ की कमी न थी। अपनी ज़िंदगी में कभी शैर तमाशे देखने न गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित यह कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उसकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को दंपति विज्ञान ने सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उसके वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कमी न रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर शर के समान आघात करती थी। उनमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था, केवल बनावटी थी। घोघा था और शुष्क नीरस शब्दाडंबर। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनाव श्रृंगार भी बुरा न लगता था। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वह अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ देखने वाली आंखें न थीं। वह उन्हें इन रसों का आस्वादन लेने योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है, दोनों में समान सारस्य है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहाँ था। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उससे खूब बातें करती। इन्हीं बातों को लायक वह उनको समझती थी। ज्यों ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुख लीन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती, तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता, इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस ताप से जला करती। बांका सवार लदरदू टट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार की सी थी। वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लासमयी विदत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियों खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मिणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने न देती थी, मानो वह कोई पिशाचिनी है जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मिणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती थीं और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थीं,
दूसरी बार उसी बात से जल जाती थीं। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती कि न जाने कहाँ की मनहूसिन है। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बातें करती तो छाती पीटने लगती। न लाज है न शर्म, निगोड़ी ने हया भून खाए। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी? जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए, रुक्मिणी उनकी आलोचना करने पर आड़ूढ़ हो गई। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी ही कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों के चटोरेपन अच्छा न लगता था, कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती। रुक्मिणी को अपने वाग बाण सर करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे? बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे? रुपयों की मिठाइयाँ खा जाते थे, अब धेले धेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे तासे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी ही आलोचना करती। इन्हें क्या लड़के मरे या जिए, इनकी बला से माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खाओ, आई गई तो मेरे सिर जाएगी। इन्हें क्या? यहीं तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी जी तो खुफिया पुलिस के सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती रहती थी। अगर वह कोठे पर खड़ी है तो अवश्य किसी पर निगाह डाल रही होगी। महरी से बातें करती हैं तो अवश्य उसकी निंदा करती होगी। बाजार से कुछ मंगवाती है तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी। यह बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर बातें सुना करती। निर्मला उनकी दोधरी तलवार से कांपती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती हैं, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालकिन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दे दीजिए, मुझे न चाहिए। यही मालकिन बनी रहें। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने मेहने न दिया करे। यह कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का बहुत ही अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूँगा, साफ कह दूंगा मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की स्वामिनी वह नहीं है, तुम हो। वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दीख करती है तो उनके यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वह अपनी बहन ही है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी थी, रख लिया, लेकिन इसके मायने यह नहीं कि वह तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती कि जाकर माँ से पैसे मांगे, कभी कुछ कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वह आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं। मुझे समझती हैं कि लड़कों को देखकर जलती हूँ। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही बच्चे तो हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होने लगी? तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लौंडे शरीर हो गए हैं। मनसाराम को तो मैं बोर्डिंग हाउस भेज दूंगा, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में रुक्मिणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है शांत होकर रहो, यह क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मिणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया, पर वह दबने वाली औरत न थी। एक तो उम्र में बड़ी, 30 पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काटती थी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की इस क्षुद्रता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बनाकर रखोगे? लौंडी बनकर रहना है तो इस घर की लौंडी न बनूंगी। अगर तुम्हारी यह इच्छा हो कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखा करूं, किसी को बेराह देखते चलूं, तो चुप साध लूं, जो जिसके मन आए करे। मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं तो यह मुझसे न होगा। यह हुआ क्या जो तुम इतना आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी, कुछ पूछना न ताछना, बस उसने तार खींचा और तुम काट के सिपाही की तरह तलवार निकाल कर खड़े हो गए। तोताराम, सुनता हूँ कि तुम हमेशा खुचर खुचर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से, मीठे शब्दों से देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। रुक्मिणी, तो तुम्हारी यह मर्जी है कि किसी बात में न बोलूं, लेकिन फिर यह न कहना कि तुम घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बोलूं? मसल है, नाटो खेती बहुरियों घर। मैं भी देखूं बहुरिया कैसे चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही दोनों बाबूजी के पास जाकर
खाने को मांगने लगे। रुक्मिणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोताराम, अगर तुम लोगों ने इस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शौक था, बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं, पैसे कभी नहीं देती। सियाराम के इस कथन का अनुमोदन किया। कहती हैं, मुझे दीख करोगे तो कान काट लूँगी। कहती है कि नहीं जिया? निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूँगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुना था कि तोताराम ने जियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मिणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चे को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से यह हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक है। उपन्यास निर्मला का आगे का भाग खंड 8 में